तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं और ये आंकड़े आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते और अंत में हमें पता चलता है कि जिन आंकड़ों की बात हम न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, कहीं ना कहीं उन आंकड़ों में तो हम खुद भी शुमार थे। आंकड़ा आज इंस्टाग्राम की रील्स का है। हमारे हिंदुस्तान में जो रील इंडस्ट्री है, सबसे पहले टिकटॉक था। टिकटॉक पे लगातार लोग ऐसे ऐसे कंटेंट डालते थे, उसको बंद किया गया। बंद करने के पीछे भी एक वजह थी। दरअसल टिकटॉक के काम करने का जो तरीका था वो बड़ा अतरंगी था। जब वो चाइना और अलग ऐसे मुल्कों में अपनी वीडियोस दिखाए जिससे उनके जो रिलेशन है बड़े फ्रेंडली हैं, बड़ी दोस्ती है, तो वहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ों को बड़ा बूस्ट दे। और ऐसे देश जिनसे उनका संबंध अच्छा नहीं है, जिनको वो कब्जा करना चाह रहा, जिनको हड़पना चाह रहा, तो ऐसे देशों में चाइना की जो रील कंपनी थी टिकटॉक, वो वहाँ पे ये नाच गानों को, अश्लीलता को, फूहड़ता को प्रमोट करे। अब जो चीज़ प्रमोट हो, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आए, क्रिएटर बेचारा क्या करे, वही बनाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी यूथ थी उसको जो टिकटॉक था वो ख़राब कर रहा था और इसी वजह से फिर इसको बैन भी किया गया। अब जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद अलग अलग ऐप आए, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ बाहरी, जैसे टिक्की हुआ, चिंगारी हुआ। लेकिन मेन रूप से जो ऐप ट्रेंड में आए, जिन्होंने बढ़िया कैप्चर किया, वो दो ही थे। पहला यूट्यूब शॉर्ट्स, लेकिन अब यूट्यूब पे ढेर सारी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होती थी, ढेर सारे रूल एंड रेगुलेशन होते थे। तो इसके विपरीत अब दो ऐप और बचे, हालांकि दोनों एक ही हो गए, एक फेसबुक और एक इंस्टाग्राम। तो लगभग कई लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं। और इस रील का अगर आंकड़ा बताऊं तो हमारे हिंदुस्तान में एक साल का जो बिजनेस होता है रील और उनसे जुड़े लोगों के माध्यम से, वो 45,000 करोड़ का है। यानी 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर रील के माध्यम से होता है। 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली रील बनाते हैं। वैसे तो और भी हैं, न जाने कितने लोग हैं, लेकिन 8 करोड़ ऐसे हैं जिनको आप प्रोफेशनली रीलर कह सकते हैं कि हाँ, वो रील बनाते हैं और उसी रील से उनकी ज़िंदगी, उनका जेब खर्च, और बाय प्रोफेशन वो रील बनाते हैं। और लगभग ऑन द एवरेज अगर बात करें, कोई देखता है, कोई ज़्यादा देखता है, कोई कम देखता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकालें तो हिंदुस्तान का हर आदमी जो इस टाइम का एवरेज है 40 से 45 मिनट 24 घंटे में से अपना देता है रील देखने में। तो आप सोच के देखिए कि हमारी ज़िंदगी में रील किस हिसाब से कब्जा कर चुका है। अब इसी चक्कर में वायरल होने के लिए कई लोग तरह तरह के स्टंट करते हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने जिस्म को परोस देती हैं। इस वजह से कई लोग बहुत शोहरत कमाते हैं, लेकिन फिर बदनामी भी होती है। और आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की कहानी है जो बेहद गरीब तबके से बिलोंग करती थी। उसके बाद उसे रील का नशा चढ़ा। वायरल होने के लिए उसने न जाने कितने काम किए, न जाने कितने ऐसे लोग मिले। अंत में उसे प्यार भी हुआ, फिर एक खौफनाक कत्ल हुआ और पूरा परिवार तबाह हो गया। जो फॉलोअर थे आज वही गाली दे रहे हैं। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने हाजिर है, और इस कहानी को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार का एक ज़िला समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर में एक गांव लगता है नरहनपुर गांव। और मैं बात कर रहा हूँ साल 2014-15 की, या फिर उससे बाद ही। साल 2014-15 में इसी नरहनपुर गांव में एक 16-17 साल का लड़का रहा करता था, जिसका नाम था महेश्वर। बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, कई मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। ज़्यादा रोजगार के उसके पास साधन भी नहीं थे। ऐसी अलग अलग जगहों पे वो जब काम करने जाता है तो साल 2016 में एक बार वो पहुंच जाता है बेगूसराय में। और इसी बेगूसराय में काम करते करते, फेरी लगाते लगाते, एक गांव है फफोटा गांव, ये पहुंच जाते हैं फफोटा गांव में। फफोटा गांव में कुछ दिन ये रुकता है। रुकने के दौरान वहीं काम करता है, फेरी लगाता है। और इसी फेरी लगाने के दौरान जब ये घर घर जाता है तो इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था रानी भारती। उसकी भी उम्र लगभग 15-16 साल। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद आंखें चार होती हैं। आंखें चार होने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बहरहाल अब ये फेरी लगाने गया था, उसका वो गांव था। 10-5 दिन तक एक दूसरे को देखना ताकना हुआ। फिर जो पड़ाव था इसका उठ गया, वो दूसरे गांव चला गया। लड़की भी अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन जब महेश्वर उस गांव से जाता है तो जाने के दौरान उसके दिमाग में एक चीज़ घर कर लेती है कि आखिर वो लड़की थी कौन,
और वो लड़की मुझे पसंद आ गई है। अपने दोस्तों से इस बारे में जिक्र करता है। दोस्त भी सपोर्टिव थे। वो कहते हैं कि ठीक है, 1-2 गांव और घूम लेते हैं, उसके बाद फिर से इसी फफोटा गांव में चलते हैं, लेकिन एक शर्त पे चलेंगे, इस बार तुम उस लड़की से बात करोगे और कम से कम नंबर तो ले लोगे। लड़के को भी लगा चलो ठीक है, दोबारा कभी मौका मिलेगा नहीं, आज दोस्त लोग तैयार हैं तो ये रिस्क लेते हैं। इसके बाद कुछ दिन और ये लोग इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद वापस फफोटा गांव आते हैं, फिर से रानी के घर पे जाते हैं। अब मौका देखते हैं कि रानी की जो माँ है घर के अंदर है या नहीं है, और जब इत्तेफाक से मौका मिलता है तो ये लोग रानी का नंबर ले लेते हैं। रानी भी इंटरेस्टेड थी, अपना नंबर दे देती है। उसके बाद जो महेश्वर था अपने घर आ जाता है, दूसरी जगहों पे काम पे जाने लगा। अब फ़ोन पे इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत जब शुरू हुई तो दोनों को एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का बात करने का रवैया, एक दूसरे के चाल चलन का तरीका काफ़ी अच्छा लगने लगा। नई नई उम्र की शुरुआत हुई थी। दोनों को एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। एक दूसरे से अब ये जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। साल दर साल गुजर गए। 1 साल 2 साल जैसे गुजरा। इन दोनों को शायद लगा कि अब एक दूसरे को अच्छा खासा हम परख चुके हैं, अच्छी खासी बातचीत हो गई है, दोनों को काफ़ी पसंद करते हैं, तो क्यों ना अब एक दूसरे से शादी कर लें। महेश्वर को भी ये बात समझ में आई, रानी को भी ये बात समझ में आई। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अपने अपने घर पे दोनों ने बातचीत की। इत्तेफाक से दोनों के ही माँ बाप मान गए, क्योंकि ना ही महेश्वर पढ़ने लिखने में अच्छा था, जैसे तैसे करके उसकी शादी करनी थी। इधर रानी भी पढ़ी लिखी थी नहीं, कोई हुनर नहीं था, तो उसके भी अच्छे रिश्ते मिलने मुश्किल थे। तो जब माँ बाप को दोनों के पता चला कि एक दूसरे को पसंद करते हैं और ठीक ठाक परिवार हैं, एक दूसरे के लेवल के हैं, तो शादी कर देते हैं। कौन जाए मेहनत मशक्क़त करे, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को पसंद भी है। उसके बाद साल 2017 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद अब जो रानी भारती थी आ जाती है नरहन गांव, यानी समस्तीपुर ज़िले में। उसके बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। इधर जब शादी हुई, शादी होने के बाद अब तक चीज़ें नॉर्मल थी, कहीं भी मेहनत मजदूरी करके खाना बदोश ज़िंदगी गुजार लेता था महेश्वर। लेकिन अब बीवी है, बीवी को लेके तो फेरी लगाने जा नहीं सकता, कोई अस्थाई जॉब चाहिए। इधर बीवी को प्यार भी करता था, तो हर संभव ज़रूरत, हर संभव चीज़ पूरी करने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन कैसे? बिहार में न उस हिसाब से उसको रोज़गार मिल रहा था, ना ही वो इतना पढ़ा लिखा था कि कोई बढ़िया सरकारी नौकरी कर ले, ना ही किसी बड़ी कंपनी में जा सकता था। तो फिर क्या करें? तो फिर इन दोनों मियाँ बीवी ने बातचीत की आपस में और कहा कि तुम कहीं बाहर जाओ, और बाहर जाने के बाद कहीं बढ़िया नौकरी करो। महेश्वर को भी ये बात समझ में आ गई। उसे लगा कि शायद आने वाले टाइम में याद औलाद होगी, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी ज़रूरी है। लिहाजा शादी के 3 साल बाद जो महेश्वर है वो चला जाता है कोलकाता, अपने भाई रुदल के पास। अब कोलकाता में रह के महेश्वर और रुदल दोनों भाई काम करने लगे। जो कुछ पैसे मिलते उस पैसे से अपनी बीवी को पैसे भेजता, अपने माँ बाप को पैसे भेजता। पारिवारिक ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, ना कभी कोई लड़ाई, ना कभी कोई झगड़ा, दोनों मियाँ बीवी एकदम खुश। इधर जब महेश्वर चला गया तो जाने के बाद बीवी की जो ज़िंदगी है, सुबह उठे काम करे, लेकिन 10 बजे तक खाना पीना बन जाए, जो सास ससुर हैं वो भी आराम करने लगे। अब रानी क्या करे? रानी अकेले, परेशान, टाइम कट नहीं रहा। इधर महेश्वर काम पे बिजी है, तो फ़ोन पे भी उससे बात नहीं हो रही। तो फिर इसी दौरान इसने फ़ोन लिया। फ़ोन पे ये सोशल मीडिया इंस्टॉल करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। उस टाइम तक टिकटॉक वगैरह भी थे, तो उनको भी ये देखने लगी। देखने के दौरान ये घंटों घंटों तक रील देखती है। कुछ दिनों तक जब इसने रील देखा तो इसे लगा कि ये महिलाएं शुरुआत में बेहद गरीब तबके से आती थी, ये लड़कियां आज रील बना रही हैं। रील बनाने के बाद इनके अच्छे खासे फॉलोअर भी हो रहे हैं, तो अगर मैं भी रील बनाऊं तो मैं भी फॉलोअर गेन कर लूँगी, मुझे भी ठीक ठाक पैसा मिलेगा। खाली रहती हूँ, कोई काम भी नहीं है। अब ये चीज़ साल 2019 में जब इसने सोचा, 19-20 में, तो सोचने के बाद इसने फिर सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद अब ये रील बनाना चालू करती है। अब ये रील बना रही है, बनाने के बाद अपलोड कर रही है। रोज़ 1 या 2 रील ये बना के सोशल मीडिया पे डाल दे, चाहे टिकटॉक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। लेकिन बदकिस्मती से ना ही इसको उस रील के माध्यम से कोई मकबूलियत मिली, ना ही कोई इसकी रील को पसंद कर रहा। ये लगातार मेहनत कर रही, लगातार रील्स को डाल रही, लेकिन ना ही कोई प्रोग्रेस, ना ही कोई
फॉलोअर गेन हो रहे, ना ही कोई वीडियो लाइक कर रहा। अब ये परेशान कि आमतौर पे लगभग लोग डाल रहे हैं, सबके वायरल हो जा रहे हैं, मेरे हो नहीं रहे, तो मैं क्या करूं। इधर रील बनाने के चक्कर में जब इसके व्यूज़ आए नहीं, ये डिप्रेशन में गई, तो कहीं ना कहीं घर वालों से भी इसकी तकरार शुरू हो गई। क्योंकि एक रील डाले ना व्यूज़ आए तो दोबारा फ़ौरन शूट करने लग जाए। सास ससुर ने भी इस बात का विरोध किया कि इतने रील बना रही हो, कम से कम घर के काम में भी बिजी हो जाओ। बहरहाल इसको एक तरह से रील का नशा चढ़ गया। 1 आध साल तक इसने लगातार मेहनत की, लगातार इसने रील डाली, लेकिन इसके फॉलोअर शायद 1000 में भी नहीं हुए। ये परेशान रहने लगी, रील डालने लगी। इसी दौरान ये रील जब स्क्रॉल कर रही है और इस फैक्टर को चेक कर रही कि मुझे मकबूलियत, पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही, तो इसी दौरान फिर इसने देखा कि लड़कियां वही वायरल हो रही जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, बहुत ज़्यादा एक्टिंग हो, या फिर उन्होंने कुछ फूहड़ता और अश्लीलता परोसी हो। अब ये चीज़ जब इसने देखी तो इसे खूब पता था कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं कोई बढ़िया डांस, कोई बढ़िया गाना या फिर कोई बढ़िया एक्टिंग नहीं कर सकती। तो फिर इसने अपना ट्रेंड बदला और इसने अश्लीलता डालनी शुरू की। लगातार ये अश्लील गानों पे एक्टिंग करती, लिपसिंग करती, डांस करती। अब इसने जब डालना शुरू किया तो इसके व्यूज़ भी बढ़ने लगे। टिकटॉक पे इसके ठीक ठाक फॉलोअर होने लगे। वक्त के साथ साथ इसको थोड़ी बहुत शोहरत भी मिलती गई। साल दर साल गुजरते गए और देखते ही देखते साल 2024 आ गया। इधर जब साल 2024 आया तो इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि बीच में टिकटॉक तो बैन हो गया, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब मैंने चेक किया तो सुशांत 699 करके इसका अकाउंट है। और इस टाइम अगर इसकी बात करें तो इसकी रील्स पे 60,000 70,000 व्यूज़ आ रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं। तो साल 2024 में एक दिन इसका पति वापस आ जाता है। अब तक ये मज़े से रील डाल रही थी, सब कुछ कर रही थी। साल 2023 के लास्ट में इसका पति आता है। और जब पति आता है तो आने के बाद जब इसके रील्स को देखता है तो देखने के बाद उसे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शायद जिस लड़की से वो प्यार करता था वो लड़की अभी रही नहीं गई। लगातार ये अश्लीलता परोस रही, लगातार ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रही। इसने इस दौरान नोटिस किया कि कई लड़के ऐसे हैं जिससे इंस्टाग्राम पे बातचीत भी करने लगी। इसी बात को लेकर 7 जनवरी साल 2024 को दोनों के बीच झगड़ा होता है। इधर जो बीबी है वो मायके पहुंच जाती है। 8 तारीख आ जाती है। 8 तारीख साल 2024 को जो इसका भाई है यानी महेश्वर का, वो सुबह फ़ोन करता है अपने भाई को, यानी जो रुदल है वो महेश्वर को फ़ोन करता है कोलकाता से। अब रुदल फ़ोन करता है, महेश्वर का फ़ोन लगा नहीं। रुदल फिर शाम को करता है। शाम को एक बार कोई फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वहाँ से जब रुदल हेलो बोलता है तो मुश्किल से 6 या 7 सेकंड फ़ोन चलता है और उस फ़ोन पे चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है। अब ये शब्द कोलकाता में बैठा भाई जब सुनता है, उसके भाई को उसने फ़ोन किया और फ़ोन पे ऐसी आवाज़। अब वो परेशान होता है। परेशान होने के बाद दोबारा फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। पहले उठना ना, दोबारा ऐसी आवाज़ आना, दोबारा स्विच ऑफ हो जाना। जो रुदल था उसने फ़ौरन अपने माँ बाप को इत्तला किया कि जो महेश्वर है वो कहाँ है, उसके फ़ोन पे मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी। माँ बाप इधर बताते हैं कि वो तो ससुराल गया हुआ है। फ़ौरन रुदल कहता है कि आप जल्दी से भाग के जो ससुराल है फपोटा गाँव, वहाँ पहुँचिए, क्योंकि वहाँ कुछ हो गया है। इसके बाद जो माँ बाप थे बेचारे भाग के पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जब वहाँ जाते हैं, जाने के बाद चेक करते हैं तो वहाँ पे जो महेश्वर है वो मरा मिलता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस को फ़ोन जाने के बाद पुलिस आती है, बॉडी कब्जे में लेती है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर आता है कि पहले महेश्वर को मारा गया, उसके बाद गला दबा के उसका कत्ल किया गया। तो चूँकि ये ससुराल आया हुआ था तो कोई कॉमन लिंक था नहीं। फ़ौरन पुलिस की जो शक की सुई है ससुराल वालों पे घूमती है, यानी रानी की बहन, उसके माँ बाप पे। फ़ौरन पुलिस रानी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ होती है तो शुरुआत में तो उसने खूब मना किया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन जब पुलिस, चूँकि सारे सबूत खिलाफ थे, तो पुलिस ये अंदाज जब अपनाती है तो अंत में रानी टूटती है। टूटने के बाद उसने जो कुछ कहा वास्तव में शायद अब हर घर की कहानी बन चुकी है, खासकर ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती फॉलोअर गेन करना चाहते हैं। दरअसल जब रानी के फॉलोअर नहीं बढ़ रहे थे तो उस दौरान उसने कई ट्रिक अपनाई, और इसी ट्रिक अपनाने के दौरान उसने कई लड़कों के साथ भी वीडियो बनाने का सोचा कि कैसे भी करके मुझे फॉलोअर मिल जाए। इसी दौरान अलग अलग लड़कों से इसकी बातचीत भी होने लगी। कई ऐसे थे जो अश्लीलता देख के आकर्षित हो गए, अक्सर ऐसा होता भी है। अब उसके बाद लगातार ये चीज़ें चलती रही और इसी दौरान इसकी ज़िंदगी में एक शादाब नाम का लड़का आता है, शाहजाद से भी सोशल मीडिया पे इसकी बातचीत होने लगी।
बातचीत जब आगे बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शाहजाद दिन भर बैठ के इसकी रील्स की तारीफ करता, इसको होप देता कि तुम्हारे फॉलोअर बहुत जल्द मिलियन में होंगे। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि पिछले 10-15 दिनों से इसकी जो व्यूज़ हैं लगातार 60 के 70 के, इससे पहले नहीं जा रहे थे लेकिन इस दौरान जा रहे थे। तो शहजाद का इतना कहना हुआ, उधर लगातार ये मेहनत कर रही तो कहीं ना कहीं अश्लीलता बढ़ भी रही थी। उसे लग गया कि शायद शहजाद उसकी मदद कर रहा। उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गया। करीब आने के दौरान इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध हो गए। अब पति कोलकाता में, इधर शहजाद से नाजायज़ संबंध, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही। ये बिना रोक टोक के रील भी बना रही, बिना रोक टोक के लड़कों से बातचीत भी कर रही। इसको उस पॉपुलैरिटी में, उस मकबूलियत में मज़ा भी आ रहा, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी ले रही। लेकिन सारी चीज़ें तब चौपट हो गई जब पति वापस आ जाता है। वापस आने के बाद जब उसने ये फूहड़ता देखी तो उसने विरोध करना शुरू किया और कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना है। अब उसने जब मना किया तब रानी को लगा कि ये तो उसके मार्ग में बाधा बन रहा। तो फिर इस बारे में उसने शहजाद और अपने घर वालों से जिक्र किया। घर वाले, शहजाद, फ़ौरन ये लोग उसके साथ हो लेते और कहते हैं कि काम करो, इसको रास्ते से हटा दो। तो फिर कैसे? तो फिर 7 तारीख को जब झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद जब ये शहजाद और बाकी लोगों को इस बारे में बताती है तो फिर प्लान बनता है। और जैसे ही 8 तारीख को ये आता है, फ़ौरन शहजाद को भी बुलाया जाता है। शहजाद, रानी यानी 81 को उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों सालियाँ, सास ससुर, ये तमाम लोग मिल के महेश्वर का कत्ल करते हैं। उसी महेश्वर को जिसने 7 साल पहले रानी का हाथ केवल 1 रुपये और 1 चुटकी सिंदूर पे थाम लिया था। जहाँ दहेज का इतना बोलबाला है वहाँ उसने 1 रुपये दहेज भी नहीं लिए। और एक रील की वजह से, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से फिर एक घर तबाह हो गया। और आपको याद होगा, ऐसी ही कहानी मैंने मालती चौहान की भी सुनाई थी, जो अपने आप में बेहद पॉपुलर भी रही। क्योंकि मालती चौहान भी अपने आप को सोशल मीडिया पर इतना परोस चुकी थी कि वो सोशल मीडिया की ज़िंदगी उसके निजी दाम्पत्य जीवन में इस कदर हावी हो गई थी कि जब पति पत्नी के बीच मतभेद हुआ, चाहे विष्णु चौहान हो चाहे मालती चौहान हो, तो फिर अंत में मालती चौहान ने खुद को सुसाइड कर लिया, क्योंकि और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये तमाम आंकड़े जो मैंने बताए सोशल मीडिया की, ये कहानी वैसे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज ज़रूर छुपा था कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए कई बार लोग ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं कि फिर उनके गले की हड्डी बन जाती है, समझ नहीं पाते और अंत में जान ही जाती है। तो इन चीज़ों से भी बचना है और वीडियो को भी सबको बताना है कि ऐसा कुछ होता है। और सोशल मीडिया का जो दंश है अपने आप में बेहद खौफनाक और बेहद ख़तरनाक है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।